हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के किरण प्रकाशिकी चैप्टर से यूपी बोर्ड 2023-24 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1.5, 2.0, 1.33, 0। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। तो प्रिज्म कैसा दिया हुआ है, पतला। इसके पीछे का भी रीज़न है ना। तो प्रिज्म यहाँ पे दे रखा है कि प्रिज्म कैसा है, पतला है। पदार्थ का क्या निकालना है, अपवर्तनांक। जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, अपवर्तनांक कितना होगा, वो हमें मालूम करना है। यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। अपवर्तक कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, और जो अपने पास विचलन कोण है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे विचलन कोण कितना दे रखा है, विचलन कोण दे नहीं रखा है, अपवर्तक कोण और विचलन कोण के बीच में रिलेशन दे रखा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे डेल्टा मिनिमम में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, ये दिया नहीं है ना, इसकी वैल्यू दिया नहीं है, बस यहाँ पे लिख देते इसको कि क्या बोला जा रहा है भैया, विचलन कोण। अब देखिए, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है ना, दिया है क्या चीज कि A इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा मिनिमम। अब हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला होता है इन केस ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यानी अल्पतम विचलन कोण के केस में, वो होता है n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई क्या चीज, साइन A डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला होता है। अब प्रिज्म कैसा दे रखा है, पतला। तो उस केस में ये पतले प्रिज्म के लिए जो साइन की वैल्यू है, जो साइन होता है यहाँ से क्या होता है, हट जाता है ना। चाहे यहाँ पे हम साइन ये वाली वैल्यू लिखें है ना, या फिर जो है केवल और केवल क्या करें, मतलब साइन पूरे की वैल्यू लिखें, या फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पतले प्रिज्म के लिए साइन को हटा देंगे और केवल फार्मूले में क्या लिखेंगे, पतले प्रिज्म के लिए जो फार्मूला बनेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो बनेगा n बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई कैंचेस A डिवाइड बाई 2। ये आपका फार्मूला बनेगा। अब अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस A। ध्यान से देखें तो ये कंडीशन पहले ही दिया था है ना, क्या चीज़ कि जो A की वैल्यू है यानी जो अपवर्तक कोण की वैल्यू विचलन कोण के बराबर है। तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डेल्टा मिनिमम की जगह पे A रख सकते हैं। तो A प्लस A डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 और होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, A डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर यहाँ पे n बराबर A और A 2A हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम ऊपर लिख देंगे और ये नीचे है ना, 2 डिवाइड बाई A हो जाएगा। तो n की वैल्यू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो n बराबर कितना आया 2। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, ठीक, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला 2.0। ठीक है, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन दे रखा है कि किसी प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हों तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमसे पूछा हुआ है, ठीक, और दे रखा क्या चीज़ है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म चेंज कर दिया है। पिछले वाले में बोला था कि पतले प्रिज्म के बारे में, और यहाँ पे प्रिज्म के बारे में कुछ बताया नहीं है कि पतला प्रिज्म है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि एक प्रिज्म दे रखा है जिसमें प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर है। तो A बराबर कितना दे रखा है, A की जो वैल्यू है वो डेल्टा मिनिमम के बराबर है ना। प्रिज्म कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A से। पिछले वाले में प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण बोल रहा था, इस बार प्रिज्म कोण बोल रहा है। ठीक,
तो न्यूनतम विचलन कोण यहाँ पे डेल्टा मिनिमम होगा, ऑपरेशन कोण ए होगा, दोनों को बराबर दे रखा है पहले से क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिया है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर, वापस से जो पहले था है ना, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई कैचेस साइन a डिवाइड बाई 2। इस बार प्रिज्म पतला नहीं है तो हम साइन को हटा नहीं सकते है ना। तो यहाँ पे n बराबर कितना आएगा, साइन, हाँ हम डेल्टा मिनिमम की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस a होल डिवाइड बाई कैचेस 2, मतलब ये डिवाइड बाई कैचेस 2 होल डिवाइड बाई कितना, साइन a डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो n बराबर a प्लस a कितना हो जाएगा, साइन 2a डिवाइड बाई कितना 2। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन 2a डिवाइड बाई 2। ये तो वैल्यू आई ऊपर वाले की है ना, मतलब यहाँ पे अंश की वैल्यू आई है और हर की वैल्यू अगर देखें तो कितना आएगा, साइन a डिवाइड बाई 2 आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन a डिवाइड बाई 2। अब देखिए ऑप्शंस यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रखे हैं है ना, तो आप इसको 2 से 2 कैंसिल करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे ना। क्यों सेपरेट करेंगे, ताकि हमारी वैल्यू कुछ ऑप्शन से मैच कर सके। तो n बराबर कितना हो सकता है, यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो यहाँ से इस जगह पे n इज इक्वल टू, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं साइन 2a के फार्मूले से है ना, साइन 2a डिवाइड बाई क्या चीज 2। अगर इस तरीके से देखें तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा साइन 2a है ना, साइन 2a, a डिवाइड बाई 2 को अगर हम कंसिडर करेंगे चीज साइन 2a की तरह, तो साइन 2a का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कैचेस कॉस ए। अगर यहाँ पे a डिवाइड बाई 2 होगा तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई 2 है ना, और यहाँ पे a की जगह पे क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई 2। साइन 2a है तो फार्मूला बनता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। अगर यहाँ a डिवाइड बाई 2 होता, ये होता, तो यहाँ पे कितना लिख देते 2, यहाँ पे कितना लिख देते 2। तो सेम यहाँ पे करेंगे है ना, डिवाइड बाई कितना, साइन a डिवाइड बाई 2। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कितना, साइन 2 साइन a डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस a डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई कैचेस साइन a डिवाइड बाई 2। ठीक, अब देखिए ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा है ना, और बचेगा कितना, तो ये आ जाएगा 2 कॉस a डिवाइड बाई कैचेस 2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2 cos a ओवर 2 cos a डिवाइड बाई 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो ये रहा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FB हो, तब FR FB के बराबर होगा, FB जो है वो FR से छोटा होगा, FR FB से बड़ा होगा, FB जो है वो बड़ा या बराबर है किसके, FR के या FR से। तो ये तुम्हें ऑप्शन दे रखा है, और ये जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए, मतलब लेंस कौन सा दे रखा है, तो एक अपने पास कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। ठीक, और इस कॉन्वेक्स लेंस से 2 लाइट रे पास कर रहा है, एक रेड कलर की है ना, और एक जो है वायलेट कलर की लाइट रे पास कर रहा है। तो बोल रहा है कि जब रेड कलर की लाइट रे जाएगी तो उसकी फोकस दूरी बड़ी होगी कि वायलेट वाले की फोकस दूरी बड़ी होगी। तो आप बताइए कि रेड कलर की जो लाइट रे है वो ज़्यादा डेविएट होती है कि वायलेट कलर की लाइट जो है ज़्यादा डेविएट होती है। लाल जो रंग का प्रकाश किरण होता है वो ज़्यादा विचलित होता है अपने मार्ग से, या फिर जो है वायलेट वाला होता है। तो आई थिंक जो है कि वायलेट वाला थिंक है भाई है ना, ये एक्चुअल है कि जो वायलेट कलर की जो लाइट होती है ना वो ज़्यादा डेविएट होती है। अगर ज़्यादा डेविएट होगा तो ये क्या होगा, पहले ही मुड़ जाएगा, और ये वाला थोड़ा कम डेविएट होता है, सबसे कम डेविएट होता है, ठीक, लीस्ट डेविएट होता है, तो इस वजह से ये क्या होगा, यहाँ तक जाएगा। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, रेड वाले की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी और वायलेट वाले की जो फोकस दूरी वो थोड़ी
कम हो जाएगी ना। तो एफ आर की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी किससे, जो फोकस दूरी है रेड कलर की वो ज़्यादा होगी किससे, एफ बी से। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो यहाँ पे एफ आर बड़ा है किससे, एफ बी से, सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक, कि जो एफ आर की वैल्यू है वो बड़ी होगी एफ बी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, न तो तरंगदैर्ध्य तथा न ही आवृत्ति। क्वेश्चन दे रखा है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी एक लाइट रे है, एक प्रकाश की किरण है, वो क्या कर रही है, कांच से किस में जा रही है, नहीं वायु से किस में जा रही है, कांच में, एयर से ग्लास में जा रही है। तो बोल रहे कि उसका क्या चेंज हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य कम हो जाता है, उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है। ठीक, बोल रहे कि वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है, न तो तरंगदैर्ध्य तथा न ही आवृत्ति। तो आपको पता होगा कि रिफ्रैक्शन में यहाँ तो प्रकाश का अपवर्तन होगा ही, क्योंकि प्रकाश कहाँ से आ रही है, वायु से कांच में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो अपवर्तन होगा ही होगा। और जब अपवर्तन होता है तो उसमें 100% कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होती है लाइट की, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है क्या चीज़, तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उसकी फ्रिक्वेंसी पर कोई चेंजेस नहीं होता है ना। जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति, इसमें क्या होता है, नो चेंज। ठीक, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। वेवलेंथ में चेंजेस होता है, जो उसकी तरंगदैर्ध्य होती है वो बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा कि अगर आपका जो प्रकाश का किरण है वो हवा से किस में जा रहा है, हवा से, अगर वो कांच में जा रहा है, मतलब कि अगर वो रेरर से किस में जा रहा है, डेंसर में। ठीक, रेरर से किस में जा रहा है, डेंसर में। अगर हिंदी में बात करें तो विरल माध्यम से किस में जा रहा है, सघन माध्यम में। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी जो वेवलेंथ है, उसका जो तरंगदैर्ध्य है वो क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज होगा। क्या चीज, डिक्रीज हो जाएगा, क्या चीज, लैम्डा की वैल्यू है ना, वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे प्रकाश किरण किधर से किधर गई है भैया, तो वो गई है वायु से कांच में, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, कम हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे तरंगदैर्ध्य कम हो जाता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाता है, गलत बात है। जब ये सघन से विरल में जाएगा तब ऐसा होगा कि तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगा। आवृत्ति बढ़ जाती है तो आवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। न तो तरंगदैर्ध्य तथा न ही आवृत्ति, बोल रहा है कि ना तो तरंगदैर्ध्य में कोई चेंजेस होगा ना ही आवृत्ति में। तो ये वाली बात तो सही है, पर ये वाली बात क्या है, सही नहीं है ना। तरंगदैर्ध्य पक्का चेंज होता है ना, वो घटता या बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तरंगदैर्ध्य कम हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें दिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के डाटा को नोट करेंगे जो जो यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिक्स के क्वेश्चन को लगाने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, गिवन डाटा को नोट करिए, उसके बाद जो पूछा गया है उसको देखिए और उससे रिलेटेड फार्मूला क्या होता है उसको नोट करिए, और फिर देखिए कि क्या जो फार्मूले में एलिमेंट्स हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सारी की सारी वो दी हुई हैं कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो कोई ना कोई तरीका क्वेश्चन में जरूर होगा जिससे कि आप उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को निकाल पाएंगे। ठीक, जो कि फार्मूला में है। ठीक, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको नोट करेंगे। जब आप बोर्ड में लगा रहे होंगे तो तरीका यही होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक, तो हम मान लेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को f1 मान लेंगे, है ना, जो कि दिया हुआ है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी को f2 मान करके लिख देंगे। ठीक, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 मान करके करेंगे। f1 इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। अब ये उत्तल लेंस है इसलिए इसका जो फोकस दूरी होगा वो पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे
पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर कितना है, तो ये दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। पर आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब जो उत्तल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी इस साइड होती है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। और जबकि अवतल लेंस जब रहता है तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो इस साइड होती है। तो इसकी फोकस दूरी को मेजर करने के लिए हमें इस साइड चलना पड़ता है। तो जब भी हम इस साइड चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, इस साइड चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है कि दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंस को अगर हम कांटेक्ट में रख देंगे, इन दोनों लेंसेज को अगर हम कांटेक्ट में रख देते हैं तो क्या होगा, इनकी जो फोकस दूरियां होगी वो कंबाइन हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि संपर्क में रखने के बाद इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, संयोजन से मतलब पहले क्या करना है, आपको जो है इसकी फोकस दूरियों को ऐड कर लेना है। तो जो अब जब इन दोनों लेंसेज को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक, तो इनकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी FEQ, वो किसके बराबर होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/FEQ इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर कई सारी फोकस दूरियां हैं तो ऐसे चलता रहेगा। ऐसे यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो केवल यहीं तक लिखेंगे ना। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा फर्दर, तो 1/FEQ इज इक्वल टू 1/F1 की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, प्लस ये कितना आ जाएगा 1/50 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, तो जो U बराबर है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और किससे रखा गया है, तो जो संयोजन से, मतलब जो कंबाइंड लेंस है ना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव का, उत्तल और अवतल का, उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, FEQ पता करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। ठीक, तो FEQ की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 1/FEQ इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का होगा। ठीक है, यहाँ पे जो F2 की वैल्यू वो कैसे होगी, नेगेटिव होगी। अब LCM कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 10 × 50 है ना, 5 आ जाएगा, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, माइनस का, ये -1। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो FEQ की वैल्यू आएगी, FEQ बराबर, ठीक, वो कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना, इसको देखो पलट देंगे, है ना, ये पलट जाएगा, अगर ये वाली वैल्यू अगर पलट जाएगी तो ये भी पलट जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, वो भी कैसा, पॉजिटिव का। ठीक, तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखिए FEQ की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है हम लोगों को, U की वैल्यू दिया है तो फार्मूला लगाएंगे कौन सा, अब फार्मूला लगाएंगे 1/, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है ना। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बताएंगे, V की वैल्यू निकाल करके। V की वैल्यू अगर निकालनी रहेगी, मतलब V की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइनली निकालनी है। तो 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये फार्मूला होता है लेंस फार्मूला, है ना। तो लेंस फार्मूला अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो F की जगह पे कौन सी वैल्यू लेंगे, 50 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर, और V की जगह पे कौन सी वैल्यू, तो ये तो हमें निकालना है। U की वैल्यू, U की जगह पे हम क्या लेंगे, 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे U कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे जो U होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/F की वैल्यू 50 डिवाइड बाई 4 है, तो 4 चला जाएगा ऊपर और 50 रहेगा यहाँ पे नीचे, तो ये 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/V, V की वैल्यू हमें पता नहीं, माइनस 1/U की जगह पे कितना, माइनस को 25 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको उठा के इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो वापस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर
-1/25 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक। तो ये आएगा 4 और ये आएगा -2। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आएगा 2/50, या फिर हम कह सकते हैं कितना ये 2/50 सेंटीमीटर, और v इज इक्वल टू कितना, ये कट गया इससे 25 सेंटीमीटर। तो जो इमेज का डिस्टेंस आया है ना, वो भी कितना आया है v बराबर 25 सेंटीमीटर आया है। वो भी कैसा आया है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आया, कैसा आया पॉजिटिव आया है ना। तो इमेज डिस्टेंस कितना है भैया 25 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये इसका क्या है पोजीशन, ठीक। स्थिति प्रतिबिंब की वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी, तो ये अपने पास क्या है v की वैल्यू है, ठीक।